हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। गीता याद है आपको, हिंदुस्तान की वो छोटी सी बच्ची जो न जाने कैसे पाकिस्तान पहुंच गई। कोई कहता है उस वक्त उसकी उम्र 4 साल थी, कोई कहता है 8 साल थी, और वहां 15 बरस रहने के बाद 2015 में वो भारत लौटी। हम सब जानते हैं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की कोशिशों की बदौलत ये मुमकिन हो पाया था। और यहां आने के बाद गीता को इंदौर में रखा गया और इंदौर में उनकी परवरिश करने वाला परिवार हमारे साथ है, ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और मोनिका पुरोहित जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने इस बच्ची को सलामत रखा और बहुत कोशिशें की, उसके लिए जतन किए। तो आप पहले बताइए कि आपके पास कैसे आई गीता? देखिए, इस पूरे जो ये मिशन है उसमें हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे फैजल ईदी साहब का, ईदी फाउंडेशन का। उन्होंने एक फेसबुक पर पेज बनाया था रियूनाइट गीता के लिए, गीता को रियूनाइट करने के लिए, और उसको हमने फॉलो किया था और उसके बाद हमारी इनसे चर्चा हुई थी। और इस दरमियान आया था और हम लोगों की मुलाकात हुई थी और वो बोले कि ज्ञानेंद्र जी, मोनिका जी, हम लोग चाहते हैं कि गीता का घर जल्दी से जल्द मिले। तो चूंकि हम लोग 80 से ज़्यादा ऐसे कई मूक बधिर, जो गुमे हुए मूक बधिर हैं, उनको हम रियूनाइट कर चुके हैं। उन्होंने हमारे बारे में पढ़ा था कि हम लोग काफ़ी अच्छे से इस तरह से काम कर सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हम बुला लेते हैं। बट इस दौरान एक चीज़ और हुई कि गीता हमारे पास हमको 20 जुलाई 2020 को हैंडओवर हुई। हालांकि हम लगातार प्रयास करते रहे और उसके पहले 5 साल वो इंदौर में ही एक दूसरी संस्था के आसपास ही जब कोविड था जी, और हम लोगों ने इंडिया में 600 से ज़्यादा मूक बधिर और दिव्यांग जो फंसे हुए थे लॉकडाउन में, उन लोगों की साइन लैंग्वेज में वीडियो बना के यूट्यूब चैनल हमने लॉन्च किया था, उन लोगों की हेल्प की। गीता ने देखा हम लोग उनकी हेल्प करें तो इसने रोते हुए एक वीडियो कॉल किया कि मुझे आप इतने 600 से ज़्यादा कोविड में पहुंचा रहे हैं, आप मुझे भी घर पहुंचाइए और मैं आपकी संस्था में आना चाहती हूं। तो इंदौर जिला प्रशासन को हमने एक एप्लीकेशन दिया, उसके बाद हमको हैंडओवर हुई और तब से लगातार हम लोग 20 जुलाई से वर्कआउट कर रहे हैं। और हमारे जो इंदौर पुलिस के डीआईजी हरिनारायण मिश्र साहब थे, वो चूंकि बिहार कैडर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने काफी हेल्प की हमारी इस पूरे उसमें। और हम लोगों ने जब हमारी संस्था का नाम आनंद सर्विस सोसाइटी है। मोनिका जी बताएंगे कि क्या चीजें हम लोगों ने निकाली जो कि बहुत बहुत क्लोज थी सर, और जिससे हम गीता को वहां तक पहुंचाने में कामयाब हुए। जरूर बताएं मोनिका जी। कोविड का समय था, संस्था भी छुट्टी चल रही थी, तो ये हमारे साथ घर पर ही रही। जो सबसे बड़ा हमको हिंट इसके साथ मिलने से लगा था वो ये था राइट नोज पियर्सिंग, जो सीधे तरफ की जो नाक छिदा होना, ये एक बहुत बड़ा क्लू था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी राइट नोज पियर्सिंग का कल्चर नहीं है। जो भारत के कल्चर को जानता है वही समझ सकता है कि या तो ये साउथ की तरफ होता है या वहाँ हो सकता है जो साउथ टचिंग ऐसी जगह हो जो नॉर्थ से कनेक्टेड हो। जो दूसरा मेजर हिंट जो गीता ने हमको दिया था बातचीत करते करते, वो ये था पर 2 लैंग्वेज में रेलवे स्टेशन लिखा होता है, हिंदी और इंग्लिश। अभी हमने बहुत स्टडी करा कि ऐसे कौन से राज्य में जो नॉर्थ से साउथ को भी कनेक्ट करते हैं और हिंदी और इंग्लिश में भी वहां लिखा रहता है। काफी सर्च करने के बाद में पाया कि 3 या 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 ही भाषा साउथ कनेक्ट करते हैं। वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में इसलिए बोल रही हूँ कि जो मराठी जो लिपि है वो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, और देवनागरी स्क्रिप्ट, अब जब कोई बच्चा बचपन में गुमा होता है और अगर उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो वो इतना पढ़े हुए ये नहीं समझ सकता कि वो हिंदी है या मराठी है। जी ठीक बात है। जी हाँ, तो फिर हमारे को थोड़ा सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र और तेलंगाना की तरफ ज्यादा सर्च करें, क्योंकि 2 ही लैंग्वेज वाली बात आ रही है, साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज नहीं है। और इस बीच में हमारे पास में एक केस आया था, हमने केस में हेल्प करा, तो उसमें एक बच्ची हमको मिली थी जो जालना की थी, उसका राइट नोज पियर्सिंग था। जब हमने उससे बातचीत करी तो उसने बताया कि वो जालना मतलब मराठवाड़ा हाँ पास में। जी हाँ, तो फिर हमारी सर्च थोड़ी और क्लीन होती गई और ज्ञानेंद्र जी और मैंने और इसकी फूड हैबिट्स
हाँ जी। फूड लाइकिंग्स, स्पेशली जो चावल मिक्सिंग टेक्निक होती है, जो सब्जियों के साथ में, चटनियों के साथ में चावल को जो मिलाने का तरीका है, वो हमने कीनली ऑब्जर्व करा और हमको लगा कि लेकिन एक बात है, देखिए आप बता रहे हैं कि उसकी फूड हैबिट से भी आपको हिंट मिला। वो गीता तो 15 साल पाकिस्तान में रह के आई, तो पाकिस्तान के खान पान का कुछ तो असर उसके ऊपर हुआ होगा। आप कह रहे हैं कि उस बच्ची ने जो बचपन में सीखा था वो अभी तक वो उसको फॉलो कर रही थी, क्योंकि वहां रहने के बाद में भी शी इज स्टिल वेजिटेरियन। वो आज भी मतलब अंडे को भी नहीं छूती, शी इज टोटली 100% वेजिटेरियन। तो उसके फूड हैबिट्स को तो कोई नहीं बदल पाया, ये तो हम समझ रहे थे। और हम लोग ने उसकी हैबिट्स को ना करते हुए हम लोग सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते थे कि ये क्या पसंद करती है, कैसे खाती है। ठीक है। और इसमें सर एक बहुत कंफ्यूजिंग एक एलिमेंट था कि गीता बार बार बिहार की तरफ संकेत कर रही थी। हम लगातार जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन दिखाते थे तो गीता बार बार बिहार झारखंड की तरफ संकेत करती थी। तब हमारे इंदौर के डीआईजी हरिनारायण, जो बिहार के ही रहने वाले, बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर से, उन्होंने भी लगातार काउंसलिंग की। ठीक है। उन्होंने लिट्टी चोखा जो है बिहार में सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो जब गीता ने डिनाई किया कि वो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो शोध साउथ की तरफ चल रही बिल्कुल सही है। अच्छा, और ठीक है। इससे मैं अभी तक आपकी बात को जरा सर मैं रिकैप कर देता हूं, क्योंकि बीच बीच में ना आपका ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। व्यूअर्स के लिए एक बार मैं बता दूं कि पिछले साल से अब तक जो है वो पुरोहित परिवार जो है वो देखरेख कर रहा है गीता की। और इनका कहना यह है कि इनको गीता को देख करके कुछ क्लूज मिले। जैसे इन्होंने कहा कि उसकी दाईं तरफ की नाक छिदी हुई है, तो ये उत्तर भारत में नहीं होता, दक्षिण में ज्यादा होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो खाना खाती थी, जिस तरीके से खाना खाती थी, जैसे चावल खाना, किस तरीके से खाना, उससे उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र रीजन का हो सकता है। उनकी सर्च धीरे धीरे महाराष्ट्र में पहुंची और महाराष्ट्र में भी मराठवाड़ा या विदर्भ, पुरोहित जी? मराठवाड़ा। तो मराठवाड़ा तक वो पहुंच गए कि ये बच्ची महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की हो सकती है। अब मराठवाड़ा में भी परभनी की है, यहां वो कैसे पहुंचे उनसे पूछेंगे। और लेकिन गीता इस वक्त हमारे साथ है और तस्लीम और गीता बहुत देर से बहुत सारी बातें कर रही हैं। तस्लीमा जी, क्या बातचीत चल रही है आपकी और गीता के बीच में? नहीं, एक्चुअली हम दोनों तो यही जो आप लोग सब बातें कर रहे हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं। मैं वो गीता को वही सब बता रही थी कि जो आप लोगों के बीच बात हो रही है। अच्छा, तो गीता क्या कह रही हैं गीता? हाँ जी, जैसे ज्ञानेंद्र जी बता रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हेलो। हाँ जी, मैं उनसे यही जानना चाह रहा था कि ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी के साथ वो जो रही हैं उसके बारे में क्या बताना चाहती हैं गीता? तस्लीमा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? डिस्कनेक्ट नहीं, ऐड नहीं है। अच्छा, फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार हम जाना चाहते हैं पूजा के पास, पूजा वाघमारे जी और मीना जी, उनसे बहुत देर से हमने बात नहीं की। दरअसल वो महिला हैं जो कह रही हैं कि गीता उनकी बेटी है। तो जो कुछ पहचान बताई है भी ज्ञानेंद्र जी ने, जिससे उनको लगा कि ये महाराष्ट्र की हो सकती है, इसके बारे में उनसे हम पूछेंगे। एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे गीता की इस कहानी पर। हिंदुस्तान की वो बेटी जो एक बहुत छोटी उम्र में पाकिस्तान पहुंच गई नामालूम किन हालात में, और वहां से फिर भारत लौटी और आज तक उसके परिवार की तलाश जारी है। गीता की बात हम कर रहे हैं और गीता खुद हमारे साथ हैं। गीता का उनकी बेटी है ऐसा दावा करने वाला परिवार, वो महिला हमारे साथ हैं परभनी से। और गीता को परभनी तक पहुंचाने वाले वो परिवार जिन्होंने पिछले बरस से लेकर अब तक गीता की देखरेख की है, वो हमारे साथ इंदौर से मौजूद है, पुरोहित परिवार। तस्लीमा बात कर रही हैं, उनके जरिए हम गीता से बात कर रहे हैं। तस्लीमा जी, अब आप उनसे पूछेगा कि ये ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी के साथ जितना वक्त वो रही हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहती हैं और कैसे उन्होंने बताया उनको कि वो कहां की रहने वाली हो सकती हैं।
ज्ञानेंद्र जी ने मुझे बहुत मदद की मेरा परिवार ढूंढने में। मुझे बहुत, वो हमेशा मेरी मदद करते रहते थे, सपोर्ट करते थे। मुझे जो चाहिए होता था वो हमेशा मेरे साथ रहते। इवन यहाँ तक लेकर आने के लिए, परभनी में यहाँ पे पहल फाउंडेशन तक लेकर आने के लिए ज्ञानेंद्र जी ने मुझे बहुत मदद की है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वही हम यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर हूँ और मैं सीख रही हूँ, और एजुकेशन जो अच्छे से चल रहा है, मैं यही चाहती हूँ कि और मुझे मदद मिले ताकि मेरा और पढ़ाई अच्छी हो और मैं आगे बढ़ूँ। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। और बार बार गीता ये बात कहती हैं कि वो पढ़ना चाहती हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाहती हैं, नए नए विषयों पर पढ़ाई करना चाहती हैं। तो आप समझिए उनकी ललक कितनी है पढ़ने की। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ ज्ञानेंद्र जी, गीता आपके पास आई, उसके बाद अब वो परभनी में है और परभनी में पहल फाउंडेशन के पास, तो आपको जब ये लगा कि परभनी में परिवार हो सकता है, तब आपने उनको पहल फाउंडेशन के हवाले किया, या पहल फाउंडेशन चूंकि ऐसे बच्चों की मदद करता है इसलिए आपने उनको उनके सपोर्ट किया और वहां पर लगा कि शायद माँ बाप यही हैं उनके? एक बड़ी रोचक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब गीता पाकिस्तान में थी तो उन्होंने वीडियो कॉल पे गीता से साइन लैंग्वेज में बात की थी। भारत से पहले मूक बधिर व्यक्ति रहे होंगे जब ये गीता कराची में थी तब। जी, और हमको नहीं मालूम था। आपकी आवाज कट गई। अनिकेत सेलगांवकर जो है, जो पहल फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, हाँ जी, ये पहले शख्स मूक बधिर के रूप में थे इंडिया से। जब गीता कराची में थी तो वीडियो कॉल पे साइन लैंग्वेज में इन्होंने बात की थी और हमको नहीं मालूम था, चूंकि मैं इस संस्था का सलाहकार भी हूँ पहल फाउंडेशन का, तो इनसे वीडियो जो क्लास को लेकर तब हमारी अनिकेत जी से बात हो रही थी और गीता मुझे बार बार छू रही थी कि आप किसको पढ़ा रहे हो। तो अनिकेत ने पूछा कि क्या बता रही है, तो ये मैं बोली ये तो गीता आपके यहाँ आ गई। मैंने कहा हाँ, तो क्या बोल रही है? तो मैंने कहा ये कहती है कि इसका गांव जहाँ है, जहाँ पर ये रहती थी, वहाँ डीजल इंजन से ट्रेन चलती है, गन्ने की खेती होती है। तो अनिकेत सेलगांवकर बोले कि ये तो यहाँ पर है, हमारे पर पूरा जो मराठवाड़ा बेल्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तब हमको लगा कि शायद ये जो बता रही है, फिर हम लोगों ने कंफर्म किया। तो आज भी ये जो कनेक्शन बनता है अमृतसर का, तो एक ट्रेन चलती है सर, जो आज भी चलती है और आज से 20 साल पहले भी चलती थी। सचखंड एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो नांदेड़ से परभनी होते हुए, औरंगाबाद, मनमाड़ होते हुए सीधी अमृतसर पहुंचती है। ये एक लिंक बहुत इंपॉर्टेंट थी जो गीता के साथ लगातार हम जो DIG हरिनारायण चारी मिश्रा सर और मनीषा पाठक सोनी मैडम के साथ भी वर्कआउट करते थे, मोनिका जी भी हमारे साथ रहती थी। तो ये बात निकल कर आई कि सचखंड एक्सप्रेस एक डायरेक्ट ट्रेन है, क्योंकि मराठवाड़ा में यदि हम जा रहे हैं तो कोई कनेक्शन मिलना चाहिए। और वो ट्रेन का टाइम जैसे बताती है, सूर्य की स्थिति के लिए ऐसा इशारा करती है, सुबह सूर्य उगता है, तो वो टाइम 10:30 11 के दरमियान है और परभनी स्टेशन पर ये ट्रेन उसी समय पर रुकती है, सचखंड एक्सप्रेस जब नांदेड़ से सुबह निकलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू था जो निकल कर आया। आपने बहुत बड़ी बात बताई। मैं भी दरअसल इसी सवाल से मैं भी जूझ रहा था कि बच्ची छोटी सी पहुंच, अगर परभनी की है तो परभनी से पहुंची कैसे पाकिस्तान। अब वो लिंक आप बता रहे हैं कि एक ट्रेन सचखंड एक्सप्रेस चलती है जो मराठवाड़ा से होते हुए उसके पड़ाव में परभनी भी आता है, वहां से वो सीधा अमृतसर जाती है और अमृतसर से चलती थी समझौता एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान के लाहौर तक जाती थी। तो ये एक लिंक बन रहा है कि इस जरिए से शायद आज से 21 साल पहले गीता परभनी से पाकिस्तान पहुंच गई हो। एक आपने बहुत बड़ा सवाल हल कर दिया हमारा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब सवाल ये रह गया कि परभनी में क्यों लगता है मीना जी को और आप लोगों को कि गीता उनकी बच्ची हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आज से 21 साल पहले छोटी सी बच्ची कैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच गई और क्या अब उसका परिवार उसको मिलने जा रहा है, क्या उसकी मां परभनी की रहने वाली है, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज वो महिला, वो परिवार हमारे साथ है जो गीता को अपनी बेटी मानते हैं और वो तमाम लोग जिन्होंने गीता को इन पिछले 21 वर्षों तक मदद की, उसका रख रखाव किया
वो लोग भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान में इंदौर से भी। और अब वो एक लिंक भी पता चला कि कैसे ये मुमकिन है कि वो एक ट्रेन में बैठ गई छोटी सी बच्ची और वो शायद मराठवाड़ा से, परभनी से अमृतसर पहुंची और अमृतसर से समझौता एक्सप्रेस होते हुए वो पाकिस्तान पहुंच गई। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पहली बार है कि कोई ऐसा लिंक मिल रहा है जिसके जरिए ये कयास लगाए जा सकें कि शायद इस जरिए ही ये बच्ची अपने माता पिता से दूर हुई हो। और पूजा जी और मीना जी, जो वो परिवार है महाराष्ट्र का, जो दावा कर रहा है कि गीता उनकी बेटी, वो भी ये कह रहे हैं कि जब से वो बहुत छोटी थी, बहुत कम उम्र में, वो चूंकि उनके घर के नजदीक ट्रेन चलती थी तो वो ट्रेन में बैठ जाया करती थी और कभी कभार आसपास के कुछ किलोमीटर दूर तक भी पहुंच जाती थी, फिर उसको ढूंढ कर लाया जाता था। और ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठ गई और न जाने मालूम कब पाकिस्तान पहुंच गई। उस परिवार से हमारी बातचीत होना जरूरी है। एक ब्रेक के बाद पूजा और बीना जी के पास चलेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।